बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। हिल पार्क कैफ़े के वसी और अरीज़ लॉन में एक तरफ कुर्सियां बिछी हुई थीं और इन पर सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान मौजूद थे। उन्होंने ये कोना खुद ही मुंतखब किया था क्योंकि ये बिल्कुल अलग थलग वाक़ हुआ था और इनकी कुर्सियों से काफ़ी फासले तक कोई और आदमी मौजूद नहीं था। चाय सर्द हो चुकी थी। जूलिया ने सफदर की तजवीज़ सब मेंबर्स के सामने पेश की और सब मेंबर्स ने पूरी दिलचस्पी और इश्तियाक से सफदर की तजवीज़ की हिमायत की। ये इनकी ज़िंदगी का कतई अजीबो-गरीब केस था। एक ऐसा केस जो किसी मुजरिम के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद सीक्रेट सर्विस के चीफ के खिलाफ था और एक लिहाज से ये इनका ज़ाती केस था। एक बात है, अगर चीफ को इस मीटिंग का पता चल गया तो वह इंतहाई सख्त इकदाम करेगा, चौहान ने कहा। हाँ, हमारी कामयाबी तो यही है कि उसे बारे में कतई इल्म ना हो, तन्वी ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। चूंकि हम सब इस केस में मुलविस होंगे, इसलिए एक्स2 कोई सख्त कदम उठाने से गुरेज करेगा, कैप्टन शकील ने कहा। हमें इस सिलसिले में एक बाकायदा लाइहा अमल मुरतब कर लेना चाहिए, जूलिया ने कहा। और फिर सब मेंबर्स ने इसकी तजवीज़ से इत्तफाक किया और फिर सब ने जूलिया की तजवीज़ पर सफदर को इस केस का इंचार्ज तस्लीम कर लिया। मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर आप लोग इसे मंजूर कर लें तो इस केस की इब्तिदा की जाए, सफदर ने कहा। ज़रूर ज़रूर, तनवीर ने जवाब दिया। वो इस केस में सबसे ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहा था। मेरे ख्याल में सर सुल्तान एक्स2 की असल शख्सियत से आगाह हैं। चुनाचा अगर हम सर सुल्तान का फ़ोन टैप कर लें तो हमें मालूम हो सकता है कि एक्स2 कौन है, सफदर ने तजवीज़ पेश की। ठीक है, मगर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सर सुल्तान फ़ोन पर एक्स2 को असल नाम से पुकारेंगे, जूलिया ने कहा। एक इम्कान है, बहरहाल, सफदर ने तजवीज़ पेश की। मेरे ख्याल में हमें दानिश मंजिल को अपना मरकज़ बनाना चाहिए क्योंकि एक्स2 दानिश मंजिल में हर वक्त मौजूद रहता है, कैप्टन शकील ने एक और तजवीज़ पेश की। लेकिन दानिश मंजिल में बिला ज़रूरत घुसना तकरीबन नामुमकिन है और अगर हम ऐसा कर भी गुजरे तो एक्स2 की नज़रों से नहीं बच सकेंगे, सफदर ने जवाब दिया। क्यों ना हम सर सुल्तान के साथ साथ इमरान का भी फ़ोन टैप कर लें, हो सकता है कि कामयाबी हो जाए, जूलिया ने एक तजवीज़ पेश की। और फिर काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद सर सुल्तान और इमरान के फ़ोन टैप करने की बाबत सारी टीम रजामंद हो गई। फिर सफदर ने इमरान के फ़ोन को टैप करने की ड्यूटी कैप्टन शकील के ज़िम्मे लगाई और सर सुल्तान का फ़ोन टैप करने का बेड़ा खुद उठाया और फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। बारी बारी तमाम मेंबर्स उठकर चले गए। शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क कल अलहदा फ़्लाइट में दारुल हुकूमत पहुंचे थे। उन्होंने रिहाइश के लिए भी मुख्तलिफ होटल मुंतखब किए। आपस में रब्ते के लिए मखसूस वॉच ट्रांसमीटर पर मखसूस कोड तैयार कर लिए थे। शार्प वाली एयरपोर्ट पर उतरा तो वो एक गैर मुल्की सयाह के रूप में था। कस्टम से फारिग होकर वो एयरपोर्ट से बाहर आया और फिर पार्किंग शेड में खड़ी एक खाली टैक्सी की तरफ बढ़ा। खाली है? इसने करीब पहुंचकर ड्राइवर से पूछा। यस सर, ड्राइवर ने बड़े मौदबाना लहजे में जवाब दिया और शार्प वाली दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। कहाँ चलूँ सर? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब तलब निगाहों से देखते हुए पूछा। किसी अच्छे होटल में, शार्प वाली ने बेनियाजी से जवाब दिया और टैक्सी आगे बढ़ गई। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए टैक्सी एक अजीमुशान होटल के कंपाउंड में मुड़ती चली गई। साहब, मूनलाइट दारुल हुकूमत का बेहतरीन होटल है, टैक्सी ड्राइवर ने पार्किंग शेड में टैक्सी रोकते हुए पूछा। थैंक यू, शार्प वाली ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो नीचे उतर आया। इसे मीटर देखकर किराया अदा कर दिया और ब्रीफ केस उठाए मेन गेट की तरफ चल पड़ा। काउंटर पर मौजूद खूबसूरत लड़की ने इसे मुस्कुराकर शार्प वाली का इस्तकबाल किया। एक सिंगल रूम मिल जाएगा? शाह वली ने इखलाकन मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, हमें आप जैसे मोअज़्ज़ज़ गायकों की खिदमत करके बड़ी खुशी होती है। काउंटर गर्ल के अल्फाज कारोबारी थे और फिर इसने कीबोर्ड पर नज़र जमाते हुए कहा, दूसरी मंजिल रूम नंबर 16 खाली है। बेहतरीन सिचुएशन का रूम है जनाब, काउंटर गर्ल ने कहा। ठीक है, बुक कर दो, शाह वली ने कहा। फिर रजिस्टर पर ज़रूरी अंदराजात करने के बाद एक पोर्टर की रहनुमाई में वो दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 16 में पहुंच गया। होटल में इसने अपना नाम शार्प वाइली ही लिखवाया था क्योंकि इसका पासपोर्ट भी इसके असली नाम पर था। पोर्टर के बाहर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले बड़ी मोहतात नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। फिर इसने ब्रीफकेस खोला और इसकी एक खुफिया तह से इसने गायकर निकाला और फिर इसने गायकर की मदद से कमरे और बाथरूम की एक एक चीज़ को चेक किया। इसकी अब तक की कामयाबी का राज भी यही था कि वह हर कदम पर मोहतात रहता था। इसे खतरा था कि कहीं कमरे में कोई डिक्टाफोन ना छुपा दिया गया हो, मगर चेकिंग के बाद उसे इत्मीनान हो गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसने गायकर दोबारा ब्रीफकेस में रखा और खुद एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। इसने रिसीवर उठाकर काउंटर गर्ल को काफ़ी भेजने की हिदायत की और फिर आइंदा के राय अमल पर गौर करने लगा। जल्दी एक खूबसूरत वेटर्स कॉफ़ी की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। इसने कॉफ़ी बनाकर शार्प वैली को दी और फिर मुस्कुराती हुई वापस चली गई। शार्प वैली,
गहरी संजीदगी से मौजूदा केस के हर पहलू पर सोच रहा था। X2 की जो फाइल उसे दी गई थी वो इंतहाई नामुकम्मल और नाक़िस थी। इसमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों का जिक्र किया गया था और कोई ऐसी इत्तला नहीं थी जिसे वो ठोस समझकर इस लाइन पर काम शुरू करता। इसलिए आखिरकार इसने यही फैसला किया कि इसे अपने तौर पर हर काम नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। फाइल में सिर्फ एक इत्तला इससे काम की मालूम हो रही थी। वो थी दानिश मंजिल के मुतालिक कि दानिश मंजिल नामी इमारत से X2 का गहरा ताल्लुक है। चुनांचे इसने सबसे पहले दानिश मंजिल का खोज लगाने का प्रोग्राम बनाया। ये फैसला करते ही वो उठा और फिर चंद लम्हों बाद वो कैमरा कंधे पर लटकाए होटल से बाहर आ गया। सबसे पहले इसे महकमा सियाहत के दफ्तर का पता किया और फिर जल्द ही वो महकमा सियाहत के दफ्तर पहुंच गया। वहां से उसको शहर का तफसीली नक्शा बासानी मिल गया। उसने एक कैफे में बैठकर नक्शे का बगौर मुशाहिदा किया, मगर इस नक्शे में ऐसी किसी भी इमारत की निशानदही नहीं की गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचता रहा और फिर एक ख्याल आने पर वो मुस्कुरा पड़ा। इसे अपने दिमाग पर हंसी सी आ रही थी कि इसने कितनी बेवकूफ़ाना बात सोची है। भला इतनी खुफिया इमारत की निशानदही एक आम नक्शे में कैसे की जा सकती थी। इसे अपने आप पर बार बार हंसी आ रही थी। अब वो संजीदगी से सोचने लगा कि दानिश मंजिल का कैसे पता चलाया जाए। काफ़ी देर गौर व खौज के बाद भी वो कोई सूरत इसकी समझ में ना आई। आखिरकार इसने वैसे ही शहर का एक राउंड लगाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो पहली बार इस शहर में आया था और चाहता था कि शहर के महल वकूअ और ख़ास तौर पर इसकी तमाम सड़कों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए, ताकि कल को काम के करते वक्त उसे किसी किस्म की उलझन का शिकार ना होना पड़े। ये फैसला करते ही उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और कैमरा संभाले होटल से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही एक खाली टैक्सी पर इसकी नज़रें पड़ी। इसने दरवाज़ा खोला और टैक्सी में बैठ गया। कहाँ चलूँ साहब? टैक्सी ड्राइवर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। तमाम शहर की सैर कराओ, मगर इत्मीनान से। किराए के अलावा टिप भी दूंगा, शाप वाली ने मुस्कुराते हुए कहा। और इतनी तगड़ी सवारी पाकर टैक्सी ड्राइवर की बातचीत खिल गई। इसे बड़े मौदबाना अंदाज में सर हिलाया और फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। साथ साथ सड़कों के नाम और मशहूर इमारतों के नाम भी बतलाते चलो दोस्त, शाप वाली ने नर्म लहजे में कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कार चलाते हुए बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। दारुल हुकूमत में ब्लैक क्लार्क की मौजूदगी ने उसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैक क्लार्क वो फितना था कि जहाँ भी वो नज़र आता, ये बात तस्लीम कर ली जाती कि इस जगह तबाही और बर्बादी ने डेरे डाल दिए हैं। इमरान यही सोच रहा था कि ब्लैक क्लार्क की दारुल हुकूमत में मौजूदगी को क्या मायने पहना है। अचानक उसने महसूस किया कि आगे जाने वाली टैक्सी ख्वाह मख्वाह मुख्तलिफ सड़कों पर घूमनी शुरू हो गई। इमरान समझ गया कि ब्लैक क्लार्क को ताकुब का इल्म हो गया है। अब वो मजीद मोहतात हो गया और इसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बटन खींचा। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, इमरान स्पीकिंग। ओवर, इमरान ने कहा। यस, ताहिर बोल रहा हूँ जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। ताहिर, सफदर को कॉल करो और उसे कहो कि वो कार लेकर बाहर निकल आए और मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे। मैं एक खतरनाक शख्सियत का ताकुब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे अभी से ट्रैप कर दिया जाए। ओवर, इमरान ने तफसील बताई। बहुत बेहतर सर, मैं अभी उसे हुक्म दे देता हूँ। ओवर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अब ब्लैक क्लार्क की टैक्सी बंदरगाह की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। इमरान खामोशी से ताकुब कर रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक सामने वाली टैक्सी सड़क के दरमियान आड़ी होकर रुक गई। शायद ब्लैक क्लार्क इमरान से उलझना चाहता था। इमरान ने पहले तो हॉर्न दिए, फिर इस टैक्सी के करीब जाकर कार रोक दी। जेब से क्लिप निकालकर वो पहले ही नाक पर चढ़ा चुका था। इसके इस रेडीमेड मेकअप से इसकी शक्ल काफ़ी से ज़्यादा हद तक तब्दील हो चुकी थी। इमरान की कार रुकते ही टैक्सी से ब्लैक क्लार्क बाहर निकला और फिर वो तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ा। क्या बात है भाई, क्यों सड़क रोक दी? क्या पेट में गड़बड़ महसूस हो रही है? मेरे पास मूली का नमक है, दूँ? इमरान भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। इसके चेहरे पर मासूमियत के शदीद तासुरात मौजूद थे। ब्लैक क्लार्क इसके करीब आकर रुक गया। तुम मेरा ताकुब क्यों कर रहे थे? इसके लहजे में हल्की सी तलखी की आमेजिश मौजूद थी। तुम्हारा ताकुब? तौबा तौबा, मैं तो लड़कियों का ताकुब करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हारा ताकुब करके मैंने डैडी से मार खानी है? इमरान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। इसीलिए मैं ब्लैक क्लार्क का हाथ घुमा। गो हाथ जचा तुला था, मगर मुकाबिल इमरान था। इमरान फुर्ती से झुक गया और ब्लैक क्लार्क का हाथ फिजा में घूम गया। अरे अरे, तुम तो गुंडागर्दी पर उतर आए। मैं तो शरीफ आदमी और मासूम आदमी हूँ भाई। इमरान की जबान चल पड़ी। ब्लैक क्लार्क अपना पहला पहला बार खाली जाता देखकर और ज्यादा झिंझिला गया। इसे इमरान के सीधे होते ही इसकी नाक पर टक्कर मारनी चाहिए। इसका ये खतरनाक तरीन दाव था जो बड़े बड़े जफादरी इंसान को चत करके रख देता था। मगर इमरान ने ना सिर्फ इसकी ये टक्कर बचाई बल्कि पूरी कुव्वत से एक मुक्का इसके पेट पर दे मारा। मुक्का काफ़ी ज़ोरदार पड़ा था और ब्लैक क्लार्क के मुंह से बेख्तियार ओह की आवाज़ निकल गई और वो दोहरा होता चला गया।
अरे अरे, मैं भला किस काबिल हूँ, मुझे क्यों सज्जे करने लगे हो? इमरान ने इसे और ज्यादा भड़काया। टैक्सी ड्राइवर खामोशी से टैक्सी से निकलकर ये उछल कूद देख रहा था। ब्लैक क्लार्क एक झटके से सीधा हो गया। इसका चेहरा शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। इसे शायद इमरान जैसे मासूम और बेजर आदमी से इस तरह के जवाबी हमले का ख्याल भी नहीं हो सकता था। तुम कौन हो? सच सच बतलाओ। इसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान इसी तरह मसी सी सूरत बनाए खड़ा रहा। इधर टैक्सी ड्राइवर ने जब अपने ग्राहक को रिवॉल्वर निकालते देखा तो वो खौफजदा होकर टैक्सी में बैठा और दूसरे लम्हे उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। वो शायद पुलिस थाने के चक्रों से बचना चाहता था। अरे अरे, इससे किराया तो ले जाओ। इमरान ने यूं चीखकर टैक्सी ड्राइवर को पुकारा जैसे किराया टैक्सी ड्राइवर की बजाय इसने खुद लेना हो। ब्लैक क्लार्क टैक्सी के स्टार्ट होने की आवाज़ पर बेख्तियार मुड़ा और इसी लम्हे इमरान की लात उसके हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। हाँ, अब शराफत से बात करो। मुझे रिवॉल्वर से बहुत खौफ आता है। अब ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा इसको चलाने का हरगिज़ इरादा नहीं होगा, मगर फिर भी, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। और ब्लैक क्लार्क की हैरत से इमरान को देखने लगा। इसे शायद इमरान की टाइप समझ नहीं आ रही थी। इमरान ने इसे यूं हैरत से देखते पाया तो बौखलाकर सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे इसे खुद भी शक पड़ गया हो कि कहीं इसके सर पर सींग तो नहीं उगाए। तुम अपनी असलियत बतलाओ। ब्लैक क्लार्क का लहजा इस बार बेहद नरम था। शायद अब वो नरमी से काम लेना चाहता हो। चलो कार में बैठो, कहीं कैफे में चलकर बैठते हैं। चाय भी पियेंगे और इंसान की असलियत पर भी बात करेंगे। इमरान ने इसे बड़ी सोशल किस्म की ऑफर करते हुए कहा। हूँ, चलो। ब्लैक क्लार्क ने एक लम्हे सोचते हुए कहा। इमरान ने खुशी से ताली बजाई जैसे अपनी ऑफर की कबूलियत पर उसे शदीद किस्म की मुसर्रत हुई हो। ब्लैक क्लार्क रिवॉल्वर उठाने के लिए मुड़ा। ठहरो यार, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। इमरान तेजी से रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। ब्लैक क्लार्क ने कोई बात नहीं की और खामोशी से खड़ा रहा। इमरान रिवॉल्वर उठाकर वापस आया। इसने कार का दरवाजा खोला और फिर साथ वाली सीट पर ब्लैक क्लार्क को बैठने के लिए कहा। ब्लैक क्लार्क कार में बैठ गया। इमरान ने कार वापसी शहर की तरफ मोड़ दी। क्या तुम अपना तारुफ नहीं करोगे दोस्त? इमरान ने ही खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे क्लार्क कहते हैं। ब्लैक क्लार्क ने अपना मुकम्मल नाम बताने से ग्रेस करते हुए कहा। क्लार्क? क्या मतलब? क्या तुम टाइम भी बताते हो? वैसे कहाँ के साख्ता हो, जर्मनी के या स्विट्जरलैंड के? इमरान ने बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्लॉक नहीं, क्लार्क। ब्लैक क्लार्क ने गुस्सा भरे लहजे में कहा। ओह अच्छा अच्छा, क्लार्क, यानी जिसे हम अपनी जबान में क्लर्क कहते हैं। कौन से ऑफिस में काम करते हो? इमरान के लहजे में मासूमियत का मजीद तासुर गहरा हो गया था। क्या तुम पागल हो? मैं क्लर्क नहीं हूँ, मेरा नाम क्लार्क है। ब्लैक क्लार्क चिढ़ गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम है। मगर माफ करना दोस्त, तुमने ये थर्ड क्लास नाम क्यों पसंद किया? कोई अफसर वफसर नाम रखना था। ये क्लर्क वगैरह अच्छा नहीं लगता। इमरान ने बड़ी हमदर्दी से उसे मशवरा देते हुए कहा। क्लार्क भला उसे क्या जवाब देता? वो खामोश रहा। उसने नरमी सिर्फ इसलिए बरती थी ताकि शहर तक पहुंच सके। टैक्सी वाला भाग गया था। अब अगर इमरान भी निकल जाता तो उसे पैदल चलकर शहर तक जाना पड़ता। मगर अब उसे एहसास हुआ था कि इसका पाला किसी पागल से पड़ चुका है। कार शहर में दाखिल हो चुकी थी। मुझे यहीं उतार दो, ब्लैक क्लार्क ने बड़े नरम लहजे में इमरान से कहा। क्यों? चलो कैफे में चलते हैं। इमरान ने कदरे हैरतज़दा होकर कहा। नहीं, बस तुम्हारा साथ यहीं तक काफ़ी है। ब्लैक क्लार्क वाकई परेशान हो गया था। नहीं, अभी तो मैंने अपना तारुफ कराना है। इमरान ने इस दफ़ा बड़ी संजीदगी से कहा। मैं कहता हूँ शराफत से कार रोक लो वरना। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। यार, क्लर्कों वाले लहजे में बात करो। अब तुम अफसराना गुफ्तगू पर उतर आए हो। इमरान ने चोट की। वैसे इसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। शट अप, ब्लैक क्लार्क ने कहा और दूसरे लम्हे इसके हाथ में खंजर चमक रहा था। न जाने इसने किस वक्त खंजर निकाल लिया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यानी आप खंजर भी रखते हैं। वाह वाह, दिखाना कहाँ का बना हुआ है। बड़ा चमकदार है। इमरान ने यूं कहा जैसे कि बच्चे किसी चमकदार चीज पर लाल बहाने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कारों को। ब्लैक क्लार्क ने खंजर की नोक इमरान के पहलू से लगा दी। इसका लहजा संगदिली लिए हुए था, जैसे अब अगर इमरान ने कार ना रोकी तो वाकई खंजर घोंप देगा। यार, तुम वाकई बुरा मान गए। वो देखो, सामने वाली बिल्डिंग एक मशहूर क्लब है। इसमें 2 मिनट बैठकर चाय पीते हैं। फिर तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर। क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। कार की स्पीड इसने कम नहीं की थी। ब्लैक क्लार्क चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर इसने खंजर वापस अपनी जेब में डाल लिया और इत्मीनान से सीट से पुश लगाकर बैठ गया। शायद वो दिल ही दिल में कोई फैसला कर चुका था। जल्द ही कार उस इमारत के गेट पर पहुंच गई जिसकी तरफ इमरान ने इशारा किया था। इमरान कार से नीचे उतरा। वैसे इसने इंजन बंद करके चाबियां हाथ में ले ली थी। शायद उसे खतरा रहा हो कि वो नीचे उतरेगा तो क्लार्क कार लेकर फरार ना हो जाए। लेकिन ब्लैक क्लार्क बड़े इत्मीनान से बैठा रहा। इमरान ने आगे बढ़कर गेट पर लगी हुई कॉल बेल का बटन दबाया और फिर दोबारा कार में आकर बैठ गया। ये कौन सा क्लब है? ब्लैक क्लार्क ने पूछा। क्लब उश शयातीन।
इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और ब्लैक क्लार्क शायद इस भारी भरकम नाम से मरऊब हो गया था। इमारत का गेट खुला और फिर इसमें से जोसेफ की शक्ल नजर आई। इसकी दोनों साइडों पर होल्स्टर में रिवॉल्वर लटके हुए थे और वो इस वक्त पूरी वर्दी में था। इमरान को देखकर जोसेफ ने खामोशी से पूरा गेट खोल दिया और इमरान कार स्टार्ट करके अंदर लेता चला गया और फिर इसने कार रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। ब्लैक क्लार्क भी कार से नीचे उतर आया था। जोसेफ गेट बंद करके वापस आ रहा था। ये कैसा क्लब है जहाँ ना कोई कार और ना कोई आदमी नजर आ रहा है? ब्लैक क्लार्क ने कदे मशकूक लहजे में कहा। कार भी मौजूद है और आदमी भी, बल्कि ये देखो, ये डबल आदमी है। इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा और ब्लैक क्लार्क मुस्कुरा दिया। इमरान ब्लैक क्लार्क को लेकर मखसूस कमरे की तरफ चल दिया। इसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और फिर वो और ब्लैक क्लार्क अंदर दाखिल हो गए। तुम बैठो, मैं मैनेजर को खाने पीने का कह आऊँ। इमरान ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठहरो, तुम मेरे साथ बैठो, मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। ब्लैक क्लार्क अब काफ़ी हद तक मशकूक हो चुका था। खतरे की बू? क्या ये कोई नया सेंट इजाद हुआ है? इमरान ने मज़ाक़ा खेज अंदाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वो भी बू सूंघने की कोशिश कर रहा हो। मैं कहता हूँ तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते, या मैं भी साथ चलूंगा। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। अरे तुम तो बच्चों की तरह डरने लगे हो। बेफिक्र रहो, ये कमरा आसिफजदा नहीं है। चलो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चौकीदार को तुम्हारे साथ बिठा देता हूँ। वैसे इससे आसिफ वगैरह की बात ना करना, वो तुमसे ज्यादा डरपोक है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एक झटके से दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्लैक क्लार्क इसके पीछे झपटा, मगर इमरान बाहर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। ब्लैक क्लार्क ने अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर दी, मगर इससे दरवाज़ा ना खुल सका। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर जोसेफ से मुखातिब हुआ, जो करीब खड़ा था। तुम होशियारी से पहरा देना, मैं अभी आ रहा हूँ। इमरान ने जोसेफ को कहा। ओके बॉस, आप कतई बेफिक्र रहें, मैं आपके रेडीमेड मेकअप से ही समझ गया था कि मामला संजीदा है। जोसेफ ने जवाब दिया। ओह वेरी गुड, अब तुम्हारी अकल दाढ़ निकलना शुरू हो गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो से मिलने के लिए ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। शार्प वाली की टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई जब एक चौक से बाएं हाथ की तरफ मुड़ी तो एक और कार ने उसे क्रॉस किया। शार्प वाली कार के अंदर बैठे हुए आदमियों को देखते ही एक झटके से सीधा हो गया। कार में ड्राइवर के साथ इसे ब्लैक क्लार्क बैठा हुआ नजर आ गया था। ब्लैक क्लार्क का चेहरा सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी नज़रों में आया था, मगर एक ही लम्हे में इसने वो सब कुछ देख लिया था जो शायद कोई और आदमी ना देख सकता था। ब्लैक क्लार्क के चेहरे पर इसे उलझन, मजबूरी और कदरे बेबसी की आमेजिश साफ नजर आई थी। वो कार काफ़ी आगे जा चुकी थी। इस कार के पीछे चलो ड्राइवर, शार्प वाली ने ड्राइवर को हुक्म दिया। जी, यानी कि ताकुब? ड्राइवर इस नई हिदायत पर घबरा गया। हाँ, मेरा एक दोस्त इसमें जा रहा है, मैं इसकी रिहाइश मालूम करना चाहता हूँ। शार्प वाली ने बहाना बनाया। ड्राइवर न जाने मुतमईन हुआ था या नहीं, बहरहाल इसने स्पीड बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों पर से होते होते उन्हें सामने वाली कार एक अजीमुशान इमारत के गेट के सामने रुकती नजर आई। टैक्सी साइड में कर लो, शार्प वाली ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने टैक्सी एक साइड पर रोक दी। इस सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए शाफ्ट को इत्मीनान था कि उसे चेक नहीं किया जा सका होगा। चंद लम्हों बाद इसने गेट खुलते देखा। इमारत का गेट खोलने वाला एक दियो हैकल हबशी था। फिर कार अंदर चली गई और गेट दोबारा बंद हो गया। ये कौन सी इमारत है? शार्प ने ड्राइवर से पूछा। मालूम नहीं जनाब, वैसे इसका गेट हमेशा बंद ही रहता है। शायद किसी नवाब का महल होगा। ड्राइवर ने मालूमात का रुख झाड़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आगे चलो और मुझे किसी नज़दीकी कैफ़े में उतार देना, शार्प वाली ने कहा। ड्राइवर ने इस्बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी जब इस इमारत के सामने से गुजरी तो शार्प ने इमारत को काफ़ी गौर से देखा। इमारत किला नुमा थी। बेहद ऊंची ऊंची दीवारें और बुलंदोबाला आहनी गेट ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो हैरान था कि क्लार्क इस इमारत में क्यों गया है। वैसे अब उसे यकीन था कि क्लार्क अपनी मंजिल मर्जी से अंदर गया है, क्योंकि वो बड़े इत्मीनान से कार में बैठा था। जल्द ही टैक्सी एक और कैफे के गेट पर रुक गई। शार्प वही नीचे उतरा। उसने मीटर देखकर किराया अदा किया और साथ ही 5 रुपए का एक नोट बतौर टिप दिया। ड्राइवर ने इतनी मोटी टिप के पेश नज़र शाप को बेहद मौदबाना अंदाज में सलाम किया, मगर शाप लापरवाही से कैफे के अंदर दाखिल हो गया। कैफे का छोटा सा हॉल तकरीबन खाली ही था। इक्का दुक्का आदमी मुख्तलिफ मेज़ों पर नजर आ रहे थे। शाप ने एक ऐसा कोना ढूंढा जो काफ़ी हद तक तारीक था और जहाँ काफ़ी फासले पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इसके वहाँ बैठते ही एक बहरा इस पर नाजिल हुआ। कॉफ़ी लाओ, शार्प ने उसे ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद बैरे ने कॉफ़ी इसकी मेज़ पर रख दी। शार्प ने इधर उधर देखा और हाथ में बंधी हुई घड़ी के डायल पर एक सुर्ख रंग के बटन को 3 मरतबा दबाया। घड़ी का डायल रोशन हो गया और 12 का हिंसा जलने बुझने लगा। इसने कॉफ़ी की प्याली उठाई और फिर उसे मुंह के करीब ले आया। कॉफ़ी की प्याली इसने दाएं हाथ में पकड़ रखी थी। अब घड़ी इसके मुंह के करीब थी। फिर इसमें से एक हल्की सी सीटी की आवाज़ उभरी, जिसे उसने बखूबी सुन लिया था। हेलो, 01 स्पीकिंग, ओवर।
0-2 ओवर। शार्प ने प्याली मुंह से अलहदा करके आहिस्ता से कहा। वैसे वो इधर उधर देख रहा था, मगर इसकी तरफ कोई आदमी मुतवज्जा नहीं था, इसलिए वो मुतमईन हो गया। 0-2, तुम कहाँ से बोल रहे हो? ओवर। दूसरी तरफ से 0-1 ने सवाल किया। इसके लहजे में शदीद उलझन नुमाया थी। जिस इमारत में तुम गए हो, मैं इसके एक करीबी कैफे में मौजूद हूँ। ओवर। शार्प ने जवाब दिया। 0-2, मैं अजीब उलझन में हूँ। मुझे बताया गया है कि ये एक क्लब है, मगर अब मैं एक कमरे में कैद हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक क्लार्क की आवाज़ सुनाई दी। ओह 0-1, तुम्हारे साथ शायद धोखा हुआ है, मगर मैं हैरान हूँ कि तुम इतने इत्मीनान से इस इमारत में क्यों गए हो। ओवर। शार्प के लहजे में हल्की सी तंज थी। 0-2, दरअसल मैं इस पागल की मासूमियत के फ्रेब में आ गया हूँ। वो अजीबोगरीब शख्स है, बैक वक्त समझदार भी है, पागल भी, मासूम भी और बेहतरीन फाइटर भी। ओवर। ब्लैक क्लार्क ने इमरान की सिफ्तें गिनवाते हुए जवाब दिया। ओह, ये कहीं वही बेवकूफ़ इमरान ना हो जिसके मुताबिक हमारी फाइल में नोटिंग दर्ज है। ओवर। शार्प ने चौंक कर कहा। अरे ओह, अब मैं समझ गया, ये वाकई इमरान है। मुझे इसकी शक्ल कुछ कुछ इसकी शक्ल से मुशाबा मालूम हो रही थी, मगर याद नहीं आ रहा था। अब मैं समझ गया, वो इस वक्त हल्के से रेडीमेड मेकअप में है। ओवर। ब्लैक क्लार्क के तवील सांस लेने की आवाज़ शार्प के कानों में वाज़ेह तौर पर पहुंची, जैसे उसे किसी गहरी उलझन से निजात मिल गई हो। 0-1, अगर ये वाकई इमरान है तो इसका मतलब है कि तुम सही जगह पर पहुंच गए हो। ये इमारत ज़रूर दानिशमंद दिल होगी। X2 का पुरस्कार मस्कन। ओवर। शार्प के लहजे में मुसरत की आमेजिश थी। वेरी गुड 0-2, फिलहाल तुम मुझसे ज़्यादा होशियार जा रहे हो। न जाने इस मुल्क की आबो हवा कैसी है कि मेरी तमाम सलाहियतों को जंग लगती जा रही है। ओवर। ब्लैक क्लार्क ने जवाब दिया और शार्प वैली धीरे से मुस्कुरा दिया। जिस मसले पर कल से सोच विचार करते दिमाग पिची हो रहा था, वो आज ब्लैक क्लार्क की बदौलत खुद ब खुद हल हो गया था। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? ओवर। इसने जवाब दिया। ठहरो, कोई आ रहा है, बाकी बातें बाद में। होशियार, ओवर एंड ऑल। ब्लैक क्लार्क की आवाज़ आनी बंद हो गई। शार्प वाइडी ने एक तवील सांस लेकर बटन बंद कर दिया और फिर बकिया कॉफ़ी को एक ही झटके में हलक में उंडेल लिया। अब वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। ये तो उसे अच्छी तरह इल्म था कि ब्लैक क्लार्क अब पूरी तरह होशियार हो चुका है, चुनांचे अब इसके लिए कोई खतरा नहीं था। वो अकेला ही एक पूरी फौज के लिए काफ़ी है। मगर अब वो खुद क्या करे, यही उलझन थी जिसका हल उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर सोच सोचकर उसने यही हल निकाला कि इस इमारत की निगरानी करे और अंदर जाने और बाहर जाने वाले हर फर्द को निगाह में रखे। ये फैसला करके वो कुर्सी से उठा। इसने एक नोट एश ट्रे के नीचे दबाया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कैफे से बाहर निकल गया। सफदर ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। सफदर ने नीचे उतरकर किराया अदा किया और फिर सड़क क्रॉस करने के लिए मौके का इंतजार करने लगा। टैक्सी आगे बढ़ गई। चंद लम्हों बाद सफदर सड़क क्रॉस कर चुका था। फिर वो तेज तेज चलता हुआ सामने की तरफ बढ़ता चला गया। जल्द ही एक चौक मुड़कर वो एक बुलंदोबाला इमारत के सामने पहुंच गया। ये वजारत खारजा का दफ्तर था। इस वक्त शाम काफ़ी ढल चुकी थी, इसलिए दफ्तर बंद हो चुका था, मगर दफ्तर के बड़े से गेट के सामने मिलिट्री पुलिस का पहरा दे रही थी। सफदर अच्छी तरह जानता था कि अंदर भी मिलिट्री पुलिस बिखरी हुई होगी, लेकिन इसे हर कीमत पर अंदर जाना था। वो इस इमारत के करीब से गुजरता चला गया और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ जल्द ही वो एक ऐसी सड़क पर आन पहुंचा जहां इसकी इस इमारत की पुश्त थी। कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से वो इमारत के अंदर दाखिल हो सकता। इसने बेचैनी से इधर उधर देखा। इसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। ये इमारत के सामने 3 मंजिला होटल की खिड़की थी, जिससे एक आदमी बाहर सड़क पर झांक रहा था। होटल खासा शानदार था और ये होटल की पुश्त थी। इस जैसी बेशुमार खिड़कियां मौजूद थीं। सड़क बड़ी तंग सी थी, इसलिए दोनों इमारतों का फासला ज़रूरत से ज़्यादा कम था। सफदर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो होटल के मेन गेट तक पहुंच गया। एक कमरा बुक कर दीजिए, सफदर ने होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिला दिया और बोर्ड से एक चाबी निकालकर पास खड़ी पोर्टर को दी। रजिस्टर में ज़रूरी इंदराजात कराने के बाद सफदर पोर्टर की रहनुमाई में लिफ्ट में सवार हो गया। इसे तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 25 अलॉट किया गया था। पोर्टर ने दरवाज़ा खोला और फिर सफदर ने उसे टिप देकर वापस कर दिया। इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर मोहतात नज़रों से इस कमरे का जायज़ा लिया। फिर वो सामने मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ गया। सफदर ने खिड़की खोली तो बाहर झांक कर इसे बेहद खुशी हुई कि इत्तफाक से इसे इसी साइड का कमरा मिला था, जिसकी दूसरी सिमत वजारत खारजा की इमारत थी। इसने नीचे सड़क पर झांका। सड़क तकरीबन सुनसान ही थी। कभी कभार इक्का दुक्का कार या आदमी गुजरता हुआ नजर आ रहा था। वो खिड़की में खड़ा सिचुएशन का अंदाजा करने लगा। इसके जहन में अजीब से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो खुद अपने ही मुल्क का जिम्मेदार फर्द होने के बावजूद बज़ाहिर एक भयानक जुर्म का मरतकब होने वाला था। वजारत खारजा की इमारत में चोरों की तरह घुसने से अजीब सा तजर्बा महसूस हो रहा था, जैसे वो ज़िंदगी में पहली बार किसी इमारत में घुस रहा हो। इसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई और इसने बेख्तियार
इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे किसी खिड़की में से इमरान की शुख आंखें इसका मुसलसल जायजा ले रही हों। फिर इसे अपने इस ख्याल पर खुद ही हंसी आ गई। सामने इमारत की एक खिड़की खुली हुई थी और वो खिड़की सफदर वाली खिड़की के ऐन मुकाबिल थी, मगर ये दरमियानी फासला इसके लिए पुलसिरात बन गया और अब वो इसी मसले पर गौर कर रहा था कि इस दरमियानी फासले को किस तरह तय किया जाए। जाहिर है अब वो जासूसी नावलों के किरदारों की तरह एक ही छलांग में एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने से तो रहा, इसके लिए तो इसे कोई ना कोई ठोस लाइहा अमल इख्तियार करना पड़ेगा। चंद मिनट तक सोचने के बाद आखिरकार वो वापस कमरे में आकर इमारत कुर्सी पर आराम कुर्सी पर बैठ गया। इसे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी जिसके जरिए वो दूसरी तरह इमारत तक पहुंच सकता और इसे जाना भी जरूरी था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर से एक राह निकाल ही ली। इसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर बिस्तर की चादर उठाकर इसे पट्टियों की सूरत में फाड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही कमरे में पट्टियों का ढेर मौजूद था। इसने पट्टियों को एक दूसरे से अच्छी तरह बांधा और फिर इन्हें बल देना शुरू कर दिया। जल्दी एक मजबूत और लंबी रस्सी तैयार हो गई। इसने जोर लगाकर रस्सी की मजबूती का अंदाजा लगाया। बल खाने की वजह से रस्सी काफी हद तक मजबूत हो चुकी थी। सफदर ने बाथरूम में जाकर दीवार से टॉवल रॉड उखाड़ा और फिर रस्सी के एक सिरे पर इस रॉड को बांध दिया। अब एक रेडीमेड कुमन तैयार हो गई थी। वो दोबारा खिड़की के करीब आया। इसने इधर-उधर देखा और जब किसी आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना देखा तो इसने रस्सी का दूसरा सिरा बाएं हाथ में पकड़ा और फिर दाएं हाथ में रॉड पकड़कर बाजू खिड़की से बाहर निकालकर पूरी कुवत मगर मोहतात तरीके से इसने वो रॉड खुली खिड़की के अंदर फेंक दिया। एक हल्का सा धमाका हुआ और रॉड सीधा वजारत खारजा की इमारत की खिड़की के अंदर चला गया। सफदर थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर इसने रस्सी को खींचा और इसे ये महसूस करके इंतहाई खुशी हुई कि इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक रॉड किसी चीज में फंस चुका था। इसने रस्सी को और ज्यादा ताकत से खींचा, रस्सी तन गई। कुछ देर की ताकत आजमाई के बाद वो मुतमईन हो गया। इसने रस्सी का दूसरा सिरा अच्छी तरह खींचकर फर्श में गड़े हुए पलंग के पाए से मजबूती से बांध दिया। अब सफदर को दूसरी इमारत में जाने के लिए एक सहारा मिल गया था। इसने एक बार फिर रस्सी की मजबूती का अंदाजा किया। अब इसकी जिंदगी और मौत का दारोमदार इसी रस्सी पर था। अगर ये रस्सी टूट जाए तो वो दूसरी मंजिल से गिर पड़ता और फिर जो हशर इसका होता वो अजहर मिनश शम्स था। सफदर ने एक बार फिर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क कतई सुनसान थी। चुनाचे खुदा का नाम लेकर वो खिड़की से बाहर निकल आया। इसने एक हाथ से खिड़की की चौखट को पकड़ा और दूसरा हाथ रस्सी को डाल दिया। चंद लम्हे तक वो इसी पोजीशन में रहा। दूसरे लम्हे इसने खिड़की की चौखट छोड़ दी और दूसरे हाथ से भी रस्सी पकड़ ली। एक जोरदार झटका लगा और रस्सी से चरचराहट की आवाज आई। सफदर का दिल डूब गया। रस्सी काफी हद तक झुक आई थी, मगर फिर इसकी चरचराहट कम हो गई। सफदर ने नीचे नजर डाली तो इसे खौफ महसूस होने लगा। फिर वो एहतियात से आगे बढ़ने लगा। हर चंद इंचों के बाद रस्सी की चिड़चिड़ाहट की आवाज आती और सफदर के आसाब में सर्दी की तेज लहर दौड़ जाती। वो एहतियात से आगे बढ़ता जा रहा था। इसे रस्सी टूटने के अलावा एक और खतरा भी था कि इसके जिम्नास्टिक के इस खेल को कहीं नीचे या होटल की किसी और खिड़की से चेक ना कर लिया जाए। अब वो दूसरी तरफ से खिड़की के करीब होता चला जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके इसने दूसरी खिड़की पर हाथ डाल दिया और फिर एक झटके से वो खिड़की के अंदर मौजूद था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने एक लम्हे तक हाथों को जोर से मला और फिर इसने कमरे में निगाह डाली। ये छोटा सा कमरा था जो लेटरिन के तौर पर इस्तेमाल होता था और इसीलिए इसकी खिड़की के मुतालिक भी लापरवाही बरती गई थी, वरना किसी ऑफिस की खिड़की को खुली छोड़ देना कवायद की रूह से सख्त तरीन जुर्म था। सफदर ने लेटरिन का दरवाजा खोला और फिर वो दूसरी तरफ चला गया, मगर बाहर से शायद से ताला लगाया गया था। इसने साइड की खिड़की से जोर आजमाई की। इसे खतरा था कि कहीं बाहर से सलाखें ना फिट हों, मगर जब इसने खिड़की खोली तो सलाखें मौजूद नहीं थी। वो खामोशी से बाहर निकल आया। ये एक तवील कॉरिडोर था। फिर वो मोहतात कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। जीरो पावर के कई बल्ब कॉरिडोर की को रोशन कर गए थे। वो ऑफिसर्स के बाहर लगी हुई नेम प्लेटों से अंदाजा करता चला गया कि ये दफातर किन किन ऑफिसर्स के हैं। जल्द ही कॉरिडोर के कोने में एक कमरे के दरवाजे के बाहर इसे सेक्रेटरी वजारत खारजा की नेम प्लेट नजर आ गई। यही इसका मतलूबा कमरा था। इसने इधर उधर देखा और फिर जेब से एक तार निकालकर दरवाजे के ऑटोमेटिक लॉक में दाखिल कर दी। एक दो दफा तार को इधर उधर घुमाने से हल्की सी खटक हुई और ताला खुल गया। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेहतरीन तौर पर सजा हुआ ये कमरा पेंसिल टॉर्च की रोशनी में इसके सामने था। ये सर सुल्तान का दफ्तर था। सामने मेज पर दो तीन टेलीफोन सेट मौजूद थे। इसने टेलीफोन को बगौर चेक किया और फिर एक सब्ज रंग के टेलीफोन पर इसकी नजरें जम गईं। इसकी तार दीवार में काफी बड़े जॉइंट प्लग से मुंसलिक थी।
सफदर ने वहीं बैठकर जॉइंट प्लग का ढक्कन उतारा और फिर जेब से एक छोटा सा आला निकालकर उसे जॉइंट प्लग के अंदर दो जॉइंट से जोड़ दिया। ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर था। इसे अच्छी तरह फिट करके इसने ढक्कन दोबारा लगा दिया। अब इसका काम खत्म हो चुका था। इसने मोहतात नजरों से एक बार फिर कमरे का जायजा लिया और फिर जेब से रुमाल निकालकर जॉइंट प्लग को अच्छी तरह साफ कर दिया। वो नहीं चाहता था कि इसकी उंगलियों के निशानात जॉइंट प्लग पर रह जाएं। हर तरफ से मुतमईन होकर वो कमरे से बाहर निकल आया और फिर इसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक बंद हो गया। अब वो दोबारा कॉरिडोर में चलने लगा। जल्दी वो इस खिड़की तक पहुंच गया जहां से वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होकर इसने खिड़की बंद की, इसकी सतह को रुमाल से साफ किया और फिर दोबारा लेटरिन में आ गया। इसने देखा कि रस्सी से बंधा हुआ रॉड वॉश बेसिन के रॉड में फंसा हुआ था। इसने वहां से इसे निकालकर इस तरह सेट किया कि अगर वो इसे एक मखसूस जाविये से खींचता तो रॉड बाहर निकल आता। अब इसने खिड़की से बाहर झांका और फिर वहां किसी को ना पाकर दोबारा रस्सी से लटक गया। अब इसकी हरकत में पहले से ज्यादा तेजी थी, लेकिन अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक रस्सी की चिड़चिड़ाहट में तेजी पैदा हो गई। रस्सी टूट रही थी या शायद रॉड की तरफ से रस्सी की गांठ खुल रही थी। बहरहाल कुछ भी हो, रस्सी में तेजी से झुकाव आता जा रहा था। सफदर इस वक्त ऐन दरमियान में था। इसने नीचे नजर डाली तो इसका दिल डूब गया। अब नीचे गिरने में चंद ही लम्हे रह गए थे। 2 मंजिल नीचे सड़क पर गिरने का हशर वो अच्छी तरह जानता था और रस्सी तेजी से नीचे झुकती चली जा रही थी। फिर एक जोरदार चिड़चिड़ाहट हुई और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।